डिप्रेशन वर्ल्ड इकोनॉमी की सबसे बड़ी क्राइसिस। महज कुछ ही दिनों में यूएसए का स्टॉक मार्केट 90% नीचे चला गया था। यूएस की जीडीपी 50% कम हो गई थी। वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट 4% से बढ़कर 25% हो गई थी और जो क्रॉप प्राइसेस यूएस की थी उस समय वो नीचे 60% चली गई थी। इस एम्प्लॉयमेंट से और स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने से वहाँ के लोग स्टॉक एक्सचेंज से कूद के अपनी जान दे रहे थे। लोग बेघर हो गए थे, उन्हें पार्क में सोना पड़ रहा था और भूखमरी की स्थिति यूएस में पैदा हो गई थी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानते हैं कि ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ, इसके मेजर रीजंस क्या थे और एज ए इंडिविजुअल और अ बिजनेसमैन हम ग्रेट डिप्रेशन से क्या लाइफ लर्निंग लेसन्स सीख सकते हैं और इसे अप्लाई कर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले रोरिंग 20s को समझना होगा। रोरिंग 20s यूएस के इकॉनमी के उस कहा जाता है जो वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनी हुई थी, जिसका कारण यूएस में ऑलरेडी जो वहाँ के लोग थे वो फैक्ट्रियाँ लगाए थे, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस बन रहे थे जिसका कि सप्लाई अराउंड द वर्ल्ड हो रहा था। और ये इन फैक्ट्रियों में आर्म्स एंड अम्यूनिशंस बनाने के लिए पैसे वहाँ के लोगों के गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू लगाए जा रहे थे। तो जिस वर्ल्ड में यूएस आर्म्स सप्लाई कर रहा था और उसका रिटर्न वहाँ के लोगों को मिल रहा था प्रॉस्पेरिटी के रूप में। दूसरी तरफ जहाँ पे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, अराउंड द वर्ल्ड देयर वर नो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि यूएस में ये फैक्ट्रीज़ को उन्होंने कॉमन कंज्यूमर गुड्स के लिए कन्वर्ट कर दिया था। और जो आर्मीज़ रिटर्न होके यूएस में आई उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल गई, साथ में वहाँ के लोगों को भी अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल गई थी। द सेकेंड रीजन जो वहाँ पे कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन था वो भी काफ़ी हाई हुआ बिकॉज ऑफ द इजी मनी पॉलिसी। पहली बार ईएमआई का कंसेप्ट बाय नाउ एंड पे लेटर का ऑप्शन वहाँ के लोगों को दिया गया। और थर्ड रीजन यहाँ पे ये था वहाँ की इकॉनमी का ऊपर जाने में कि इन 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स यूएस का जो एक्सपोर्ट था वो 58% बढ़ गया था। यूएस पूरे वर्ल्ड में अपना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। तो अभी आपके दिमाग में और हर किसी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर यूएस की इकॉनमी इतनी आगे बढ़ रही थी जिसे कि रोरिंग 20s के रूप में जाना जाता है, तो फिर ऐसी डिप्रेशन क्यों आई, इतना नीचे अचानक से इकॉनमी क्यों आई। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट वर द मेजर रीजंस। दोस्तों अभी तक सारे इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड के अलग अलग थियरीज देते हैं इसके लिए कि ये मेजर रीजंस थे। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बट उसमें से 3 प्रोमिनेंट रीजन ऐसे हैं जिस पे कि हर इकोनॉमिस्ट की राय मिलती है। जो पहला रीजन है वो ओवर प्रोडक्शन है। दोस्तों 1927 तक सब कुछ बहुत ही बेहतर था। इवन 1927 से 1928 में जो यूएस से एक्सपोर्ट था वो काफ़ी बूम हो गया था। लेकिन इसके बीच में अराउंड 1928 में वहाँ पे एक मेजर इवेंट होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन तब के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो यूएस में प्रॉस्पेरिटी आई है वो बिकॉज ऑफ द रिकवरिंग ऑफ वॉर नहीं हो रही है, ये हमारे रिपब्लिकन्स का एफर्ट है, हमारी मेहनत और हमारी स्ट्रेटजी के कारण ही ये ग्रोथ हुआ है। और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया और स्पेसिफिक पॉइंट आउट एक बात की उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में जहाँ की वर्ल्ड की सारी कंट्री ओनली 10% ही अपना एक्सपोर्ट बढ़ा चुकी है, अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट को 58% बढ़ाया है। इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं पूरे अराउंड द यूरोप गई। यूरोपियंस ने सोचा कि अगर यूएस कैसा कर सकता है तो हम यूरोपियंस क्यों पीछे हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट जब आप 1927 से 1928 के फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बोरोइंग को देखेंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव चला गया था। तो 1928 में जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ऊपर जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है इंटरनेशनल मार्केट की, वो यूएस के मार्केट में बहुत ही कम हो जाती है। ये एक पॉइंट जिसे कि इकोनॉमिस्ट हाईलाइट करते हैं, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। और इस चीज़ को देखते हुए कि 1928 में जो कि हमारा एक्सपोर्ट में हमने अपने आप को स्केल अप किया है, तो ऑब्वियसली 1929 में भी उन्होंने प्रोडक्शन वही करा और जो प्रोडक्शन हुआ वो ओवर प्रोडक्शन हो गया था। क्योंकि जो अगर आप एक सिंपल मार्केट में भी देखें कि अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ते हैं तो नई कंपनीज बहुत सारी मार्केट में आ जाती है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी अपने प्रोडक्ट्स का
जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है, तो जिसके कारण से जो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट यूएस के एक्सपोर्ट को लेकर हो गई थी, जिसके कारण से वहाँ के एक्सपोर्ट में, यूएस के एक्सपोर्ट में अचानक से गिरावट आती है दोस्तों 1929 में। ओवर प्रोडक्शन हुआ तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज जो कि ओवर प्रोड्यूस कर चुकी थी वो सेल नहीं कर पा रही थी, और जो ओवर प्रोडक्शन क्रॉप का हुआ था वो काफ़ी बड़ा डैमेज था, क्योंकि जो किसान थे उन्होंने बोरोइंग बहुत ज़्यादा लोन्स के रूप में बैंक से करी थी और वो अपनी ईएमआईज़ को पे नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज थी उनका जो प्रोडक्शन था वो ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका था। एक तरफ फार्मर्स अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रहे थे क्योंकि वो अपने क्रॉप्स को बेच नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में कंजम्पशन जो कंज्यूमर गुड का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही कम गया, जिसके कारण से कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल क्राइसिस में आ गई और उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया नौकरियों से, जिसके कारण से मार्केट में एक सेंटिमेंट जो है इन कंपनीज़ के बारे में थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फैली। सेकेंड जो बात हुई दोस्तों वो ये फिनेंशियल कंपनीज़ के जो स्टॉक्स थे ये ओवर वैल्यूड थे। इन कंपनियों ने अपने ओवर वैल्यूड की पैसों को लेकर के अपने बिजनेस में पूरी तरह से लगा दिया था, बिकॉज दे वर प्रोड्यूसिंग टू देयर हाईएस्ट कैपेसिटी। ऐसे कंडीशन में जब उनकी सेल नहीं हुई तो उनके पास अपने बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे और वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स के पास लोन लेने जाते हैं। एक तरफ बैंक ऑलरेडी जो फार्मर्स हैं जो वो अपना ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं और जो नौकरी से निकाले गए लोग हैं वो भी अपने ईएमआईज अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से बैंक ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्राइसिस में थी, बैंक्स के पास पैसे नहीं थे। और ऐसे कंडीशन में जब लोग बैंक जो ये बिजनेसमैन जो एंटरप्राइज के ऑनर्स थे वो जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक उन्हें बताती है कि हमारे पास लिक्विडिटी की क्राइसिस है, बैंक्स के पास पैसे नहीं है। और ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं लोगों के पास पहुंच जाती है, जो पैनिक क्रिएट हो जाता है लोगों में, क्योंकि उनके पास स्टॉक एक्सचेंज की ज़्यादा समझ नहीं होती है। उस समय जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें जो ग्रुप था वो लार्जर स्केल ऑफ द ग्रुप ऐसे लोगों का था जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज की कोई समझ नहीं थी। और ऐसे में जब एक न्यूज़ फैलती है कि एक कंपनी की स्टॉक क्रैश हो गई तब हर किसी के अंदर एक डर पैदा होता है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होती है, क्रॉप्स की प्राइसेस दिन बर दिन घटते जाती है क्योंकि क्रॉप्स सेल नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, और लोगों के अंदर जब ही ये डर आता है इनके पास दो न्यूज़ आती है कि बैंक में पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ कंपनीज़ का स्टॉक कंपनीज़ बैंकरप्ट हो रही है, उनके स्टॉक कभी भी जीरो वैल्यूड हो सकते हैं। तो एक पैनिक क्रिएट होता है और जिस पैनिक में लोग अपने स्टॉक को अचानक से बेचना शुरू करते हैं। इसी को इकोनॉमिक कंटेजियन बोला गया है, जिसके कारण से सारे लोग अचानक से स्टॉक बेचना शुरू करते हैं। ऑल्दो वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज की कमेटी थी और जो बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उन्होंने स्टॉक में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 2 दिन में ही एक ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे की बात की जाती है। इन 2 दिनों में ही स्टॉक ऑलमोस्ट 90% नीचे चला गया था दोस्तों। और दूसरी तरफ जो लोग के मन में बैंक के अंदर लिक्विडिटी कम है, इसको लेकर के लोग बैंक में जाने लगे, बैंक में लंबी लंबी कतारें लगने लगी और हर कोई अपना पैसा बैंक से निकालना जा रहा था, क्योंकि उनके पास कहीं से भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि बैंक के पास भी पैसे नहीं है। और अचानक से जब इतनी बड़ी मास में लोग पैसे निकालने आ जाते हैं तो बैंक्स भी क्रैश होने लगते हैं, बैंक्स उन्हें पैसे नहीं दे पाते और ऐसे टाइम पे 9000 यूएस बैंक क्रैश हो जाते हैं दोस्तों। थर्ड रीजन ग्रेट डिप्रेशन का माना जाता है वो इरेगुलरिटी इन स्टॉक मार्केट है, बिकॉज उस समय पे स्टॉक मार्केट बहुत ही बूम कर रहा था और स्टॉक मार्केट वॉज गिविंग ग्रेट रिटर्न टू द कंट्री। वहाँ ऐसे टाइम पे हर कोई, इवन लोग अपने घर को मॉर्गेज पे रख के लोन लेकर हर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, इवन पीपल फ्रॉम आउटसाइड लाइक पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन वहाँ के ब्रोकर्स ने एक इरेगुलरिटी की दोस्तों, उन्होंने स्टॉक प्राइस को ओवर वैल्यूड करा, उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया और जो स्टॉक प्राइसेस थे कंपनी के वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए थे। दूसरी तरफ जो कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी उस समय फॉर्म नहीं हुई थी जो ऐसी इरेगुलरिटी को कंट्रोल करे, या बैंकिंग सिस्टम में भी कोई भी ऐसी फेडरल की गठन नहीं थी जो कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सके, उनके बोरिंग्स को कहीं ना कहीं इंश्योर कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि इरेगुलरिटी हुई स्टॉक एक्सचेंज में
जिसके कारण से ये इतना बड़ा ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हुआ। अब बात हम करते हैं इस वीडियो में कि व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन। तो सबसे पहली लर्निंग ग्रेट डिप्रेशन से हमें मिलती है, दैट इज रिजर्व। दोस्तों, वी शुड कीप रिजर्व। हमें कम से कम 3 से 6 महीने तक का रिजर्व अपने पास कैश में रखना चाहिए। जैसे ऐसा कभी भी दौर आए तो आपके पास कम से कम इतने पैसे हों कि आप 3 से 6 महीने तक सर्वाइव कर सकें। आपकी जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है, आपके रेंट्स हैं, आपके जो बेसिक नेसेसिटी के खर्चे हैं, आपकी जो EMIs है, उसके हिसाब से आप 6 महीने तक का आपका जो खर्चा उसे अपनी सेविंग में कैश के रूप में ज़रूर रखें। दूसरी तरफ अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं, अगर आप कोई फैक्ट्री ऑनर है, बिज़नेस ऑनर है, तो आपको अपने फैक्ट्री को मिनिमम 1 साल रन करने के लिए रिजर्व रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे देखा गया कि जो भी कंपनी इस टाइम पे सर्वाइव कर पाई वो बाद में बहुत बड़ी कंपनी बनी। तो ये एक बुरा समय अगर आप एज ए इंडिविजुअल और एज अ बिजनेसमैन अगर आप पार कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉस्पेरस लाइफ जीने के लिए तैयार रहें। दूसरा जो है ऑप्शन फ्रेंड्स, वो मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो। अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप एक ही बैंक में रखते हैं तो आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं। आप अपने पैसे को 2-3 बैंक में रख सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर कम होगा। अगर एक बैंक फेल होती है तो आपका पैसा दूसरे बैंक में सुरक्षित है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एज ए बिजनेसमैन ऑल्सो आप अपने प्रोडक्शन को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, न्यू बिजनेस, न्यू एवेन्यूज़ में अपने ऑप्शंस ढूंढें। क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सैनिटाइज़र की बात करें, सैनिटाइज़र की इनिशियली बहुत क्राइसिस थी, लेकिन जो कि सैनिटाइज़र 1200 पर लीटर बिक रही थी, बट मार्केट में सारे लोग सैनिटाइज़र ही बनाने लगे और अल्टीमेटली आज की डेट में सैनिटाइज़र पर लीटर की प्राइस इवन 200-300 पर लीटर तक आ गई है। तो जो प्रोडक्शन है वो एक लिमिट तक ही बढ़ाई हो। और सेकेंडली फ्रेंड्स, आप जो एवेन्यूज़ सर्च करें, नए बिजनेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, जिससे कि आपके अगर एक बिजनेस एक पॉइंट पे फेल भी कर जाती है तो ये अनदर बिजनेस फॉर योर फ्यूचर, जिससे कि आप कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग है फ्रेंड्स, वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट इन्वेस्ट मोर देन 40% ऑफ योर अर्निंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ हाई रिस्क और ये इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नीचे और ऊपर लेके जा सकती है। तो जो 40% आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क कम होगा, जैसे कि आपको लाइफ में सर्वाइवल की इशू नहीं आएगी दोस्तों। तो ये 3 लर्निंग हम ग्रेट डिप्रेशन से ले सकते हैं।